हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक मैं आपको बता दूं, उसका नाम है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या उष्ण मरुस्थलीय सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश, यानी हॉट सहारा टाइप क्लाइमेट रीजन। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें समझनी है, और वैसे भी हम सब गर्मी का एहसास तो करते ही हैं, लेकिन जो टॉपिक आपको पढ़ाने हम जा रहे हैं या समझाने जा रहे हैं, उसके अंदर आपको कुछ बातें सीखने को ये मिलेंगी कि उसमें हम जिस माहौल में, जिस आबोहवा में, जिस जलवायु में रह रहे हैं, हमने कभी न कभी इस तरह की जलवायु का एक्सपीरियंस, इसका अनुभव किया है। वो हॉट, गर्म। आप गर्मी के दिनों में, ख़ासतौर से इस समय जब मई जून की गर्मी पड़ती है, तो उसमें आप देखते ही हैं कि भारत में लू का असर होता है। तो ऐसे में हम उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या उष्ण मरुस्थलीय जो सहारा टाइप, सहारा रेगिस्तान, यानी उस टाइप की जलवायु जहाँ होती है, उसके क्लाइमेट रीजन के बारे में, जलवायु प्रदेश के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। आइए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसका स्थिति एवं विस्तार। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी हम रेगिस्तान की बात करेंगे, तो रेगिस्तान केवल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बालू या रेत का ही हो सकता है वो बर्फ का भी रेगिस्तान हो सकता है, बिल्कुल से, जहां पर कोई किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होती है। लेकिन यहाँ उष्ण मरुस्थलीय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य, यानी उस टाइप की, सहारा टाइप की जलवायु, उसमें सबसे पहले अगर आप स्थिति एवं विस्तार को देखें पूरे विश्व के नक्शे पर, तो आइए पहले सबसे इस एशिया, तो दक्षिण पश्चिम एशिया, यानी आप अगर देखें तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया का ये भाग, इधर आप देखें तो उसमें पूरा अरब प्रायद्वीप, इसमें भारत का पश्चिमोत्तर भाग, इसी तरह ईरान, इराक, और थोड़ा सा इधर पाकिस्तान का थोड़ा हिस्सा जैकोबाबाद, ये एशिया के अंदर आप बहुत बड़ा हिस्सा देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक हिस्सा और भी है जो चीन में है, वो है गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। उसके आगे चले, देखिए अफ्रीका में चले, अफ्रीका में ये है सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल। ये सहारा रेगिस्तान जब हम कहते हैं तो ये बहुत विशाल मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तानी प्रसार वो सहारा है। अगर सहारा को देखा जाए तो ये करीब करीब 12 देशों में फैला हुआ है। अगर आप देखें, यहां लाल सागर से आरंभ होकर अटलांटिक महासागर तक इतना विशाल है, यानी उसका एक्सटेंशन, यानी उसका विस्तार वो कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। ये मरुस्थलीय भाग देखिए, यहां से इस इजिप्ट यानी मिस्र से शुरू होता है, और देखिए कितना दूर तक अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में यहां तक चला जाता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना है कि इसका विस्तार केवल इतना ही नहीं है। दोनों गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, अगर इन दोनों में गोलार्धों में देखें तो 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ उत्तर, उसी प्रकार दक्षिण में भी 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ इसका एक्सटेंशन है, यानी विस्तार है। अभी हमने आपको बताया एशिया के पश्चिमी भाग, यानी भारत के पश्चिमी भाग में खासतौर से, उसमें अफ्रीका में हमने बताया वो है सहारा, सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का विशालतम। उसके बाद आप आइए इस दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जब हम आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहां एंडीज पर्वत अपनी उपस्थिति बताता है। इस
एंडीज पर्वत के सहारे सहारे चिली एक देश है, चिली और पेरू एक देश है। इस चिली के पास में ही विश्व का एक बहुत बड़ा मरुस्थली, ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहेंगे, बहुत एक प्रकार से सूखा स्थल, वो है अटाकामा। वो चिली के गर्भ में स्थित है। वो क्यों गर्म है, क्यों बहुत ही ज्यादा बैरन है, वहां पर इस प्रकार की मरुस्थलीय जलवायु क्यों पाई जाती है, इसको हम आगे बताएंगे। लेकिन उस जगह को देखें, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में केवल एक स्थान नहीं, दो स्थान है। एक तो हमने बताया आपको अकाटामा, दूसरा पैटागोनिया, इस अर्जेंटीनी हिस्से में आए। अर्जेंटीना एक बहुत विशाल बड़ा देश है, उसमें एक तरह से विश्व का अगर 8वें नंबर पर जो विश्व का एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है वो है इस बात, इधर देखिए, पैटागोनिया, पैटागोनिया। तो हमने एक प्रकार से देखा कि हमारे साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में दो बड़े मरुस्थलीय भाग हैं। पहला कौन था? पहला था अटाकामा और दूसरा पैटागोनिया, दो बड़े मरुस्थलीय भाग हुए। अब देखिए उससे ऊपर चले, यानी इस नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में भी दो बड़ी जगह है। एक एरिज़ोना, देखिए एरिज़ोना यहां पर है। आप अमेरिका की स्थिति को आप इस तरह से समझें कि इस प्रायद्वीप ये छोटा सा हिस्सा, इधर किनारे का हिस्सा देखिए, ये छोटा सा फ्लोरिडा हिस्सा, यहाँ की अगर पश्चिम में जाए तो ये अपरेशियन पर्वत है, और यहाँ पर एक बहुत विशाल मैदान है, उसका नाम है मिसिसिपी और मिसौरी। इसका एक विशाल मैदान है। लेकिन जब उसके और पश्चिम में आगे बढ़ेंगी तो वहां पर एक सूखा सा एक स्थान आता है, एरिज़ोना। और एरिज़ोना के बारे में अब आपको एक बड़ा ही रोचक तथ्य बताते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमेरिका की वैसे तो खोज बहुत पहले हुई, लेकिन धीरे धीरे इस पूरी जगह में जो विकास हो रहा था, विज्ञान ने बहुत प्रगति भी कर ली थी, लेकिन आप ये देखिए कि कितनी प्रगति के बाद भी विज्ञान भी यहां तक नहीं पहुंचा था कि एरिज़ोना के उस स्थान पर पहुंच जाए जिसका नाम था एरिज़ोना। इतना विशाल, चटियल और बहुत ही यूं कह ले कि बिल्कुल खड्ड भरे हुए, बहुत ही दुश्वार, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही अजीब व गरीब उसकी स्थलाकृति, उसका उच्चावचन बहुत ही गंभीर, बहुत ही खतरनाक। 1936 में, 1936 में पहली बार मनुष्य उसकी खोज के लिए उस क्षेत्र में एरिज़ोना को उसने खोजा। फिर कैलिफोर्निया के पास आइए, कैलिफोर्निया में भी डेथ वैली, जो आप देख रहे हैं डेथ वैली, बहुत ही इसको मृत घाटी कहते हैं, वो कैलिफोर्निया के पास में स्थित है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन ऊपर के भाग में आपने अधिक देखा, अर्थात इस उत्तरी भाग में, उत्तरी जिसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भी आपने देखा इस दक्षिण अमेरिका के लिए, और उत्तरी अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, एशिया के पश्चिम में भी। लेकिन एक अभी महाद्वीप बचा हुआ है, वो है देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है, यानी मध्य जो ऑस्ट्रेलिया है, उसके और पश्चिम में आप आइए तो मध्य और पश्चिम का भाग, यहां पर एक बहुत बड़ा सा मरुस्थलीय भाग है। तो ऐसे देखा जाए पूरे विश्व में इसका ये विस्तार है जो काफी बड़ा है। अब स्थिति आप समझिए, इसका विस्तार आपने देख लिया कि लगभग हर महाद्वीप में इसका फैलाव है, इसका प्रसार है। लेकिन अब इनमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको और समझनी है। स्थिति एवं विस्तार के बाद इसका तापमान कैसा होगा, ये तापमान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जलवायु के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु में तापमान, और वो भी उष्ण मरुस्थलीय, वो भी सहारा रेगिस्तान के आसपास का। आपको बता दें
उसमें रोचक तथ्य भी है, वो ये कि अल अजीजिया एक स्थान है अल्जीरिया के पास, यानी उसके बहुत सेंटर प्लेस पर है। तो उस जगह पर अगर आप देखें तो वहां पर अगर रेत और उसके बरसरी भाग है तो वहां पर अगर आप अंडे को रख दें वहां पर तो ऊपर की हल्की हल्की सी सफेदी जमने लगेगी, हल्की हल्की सी सफेदी। ऐसा नहीं कि अंडा उबल जाएगा, उबलने के लिए 100 डिग्री का तापमान, सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है, लेकिन वहां का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अल अजीजिया में। इसी प्रकार एरिज़ोना में और मृत घाटी में 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उन गर्मी के दिनों में। अब ये क्यों इतना गर्म होता है? क्योंकि वहां पर वर्षा भी कम होती है, ठंडी वायु प्रवाहित कम होती है और वहां पर मेघ नहीं होता है, बहुत कम होता है। आप मुश्किल से देख लें तो उस पूरे इस उष्णमरुस्थलीय और सहारा तूले जलवायु प्रदेश में बमुश्किल तमाम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान नीचे वाले हिस्से में होता है वहां तो थोड़ा बहुत वर्षा दिखती है, लेकिन जहां इतना हाई टेम्परेचर है वहां वर्षा कभी, मेघ अगर हल्के से आते भी हैं, छटके से बारिश हल्की सी हुई उसके बाद फिनिश खत्म, कुछ नहीं होता। तो ये तापमान इतना तेज बढ़ता है वहां पर 58 डिग्री सेल्सियस, 57 या 54, 55 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। क्योंकि भारत में आमतौर से जो टेम्परेचर है, आमतौर से तापमान है वो बमुश्किल तमाम 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 46, 47, बहुत होगा तो 48 तक जनरली पाया जाता है, वो भी गर्मी के दिनों में, मई जून की गर्मी के दिनों में। लेकिन इससे भी 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा हो जाना किसी भी स्थान के लिए, किसी भी जगह के लिए बहुत ज्यादा हॉरेबल है, बहुत ही डरावना है। तो इसलिए वर्षा यहाँ पर जो होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। आप मिस्र के पास में इस काहिरा के पास देख लें, मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह 25 सेंटीमीटर पूरी वर्षा वर्ष भर में, सहारा रेगिस्तान में 25 से भी कम होती है वर्षा। यहां तक कि एरिज़ोना में वहां भी बहुत कम होती है। इसी प्रकार अटाकामा में तो ड्राई प्लेस है, वहां तो बरसों बारिश ही नहीं होती है। इसी तरह से पैटागोनिया में थोड़ा सा वर्षा उसके पूर्वी भाग में हो जाती है, थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि आप देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो ये है, ऊपर के हिस्से में देखिए, ऊपर का हिस्सा क्या है, बहुत ज्यादा विकसित है स्थलीय भाग में, है ना। स्तर का भाग देखिए, इधर ज्यादा स्थल का भाग है, लेकिन जब इसके भूमध्य रेखा से नीचे आप आते हैं तो क्या होता है, महाद्वीप पतले हो जाते हैं, यानी स्थलीय भाग सिकुड़ता है, पतला हो जाता है। इसलिए क्या होता है वहां पर कि समुद्र का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। जब समुद्र का प्रभाव ज्यादा होगा तो यहां पर वर्षा थोड़ा बहुत हो जाएगी, लेकिन ऊपर के भागों में, चाहे वो सहारा हो, चाहे उत्तरी अमेरिका में हो, चाहे इस पश्चिमी एशिया में हो, अरबियन कंट्रीज हैं, ईरान है, इराक है, साइप्रस है, साइप्रस तो उससे नीचे, बल्कि आप इसको ले लें, इस हिस्से को जो कुवैत से ऊपर है, इस हिस्से को ले लें, इजराइल का हिस्सा है, इसमें हमने थार को बताया है और इसी तरह जैकोबाबाद को बताया है। ये सारे के सारे हिस्से, ये पूरे हिस्से आप यहां से देखिए, ये पूरे हिस्से जो आपका पश्चिमी एशिया है वो सब के सब बारिश यहां बहुत कम होती है, बमुश्किल तमाम, यानी बहुत मुश्किल से अगर वर्षा होती भी है तो वो वर्षा थोड़ा सा सिमट करके 10-12 सेंटीमीटर, वो भी साल भर में। इट्स क्वाइट वंडरफुल। अब इतना सूखा, इतनी कम बारिश, तो प्राकृतिक वनस्पति कैसे होंगे, ये भी सोचने की बात है। प्राकृतिक वनस्पति को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए कि तापमान अच्छा मिले, उसको चाहिए कि वर्षा भी अच्छी। तापमान तो बहुत ज्यादा है, तापमान इतना ज्यादा है कि कोई चीज जलने लगती है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है।
तो बहुत ही स्पष्ट बात है कि वहां पर वर्षा नहीं होती है, कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वनस्पति प्राकृतिक बहुत अधूरी सी रह जाती है, बहुत ही कमजोर रह जाती है। कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, कैक्टस है, नागफनी है, खजूर है और इसी प्रकार के। देखिए आप कुछ चीजों को आपने यहां देखा कि इधर देखिए तापमान, इधर देखिए कम होने का कारण भी बता दिया हमने आपको, और जो बबूल है, खजूर है, नागफनी है, ये सारी चीजें क्या है, वहां पर उस जगह पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति कोई हमारे लिए या मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे न कृषि से संबंधित है, न उसका हम कोई बहुत बड़ा उपयोग कर पाते हैं आर्थिक रूप से। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही कम है। केवल यूं समझ लीजिए कि थोड़े जगह पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखता है, और उसका यूज जानवर क्या करते हैं, उसे खाने के लिए। इसीलिए चरवाहे उधर दूर दूर तक भटकते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर के उस जगह पर, क्योंकि एक लंबी दूरी पर 20 किलोमीटर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है। कहीं कहीं ओएसिस टाइप का, जिसको कहें मरुद्यान, ऐसी जगह थोड़ी थोड़ी आती है। लेकिन साथ साथ थोड़े किनारे के भाग जो हमने बताया था कि जहां पर वर्षा थोड़ी बहुत हो जाती है, वहां पर चरवाहा या चरवाहे ज्यादा आते हैं, क्योंकि पौधे थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, कुछ हरे भरे मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें, अगर पूरी तरह से देखें, तो वहां पर ज्यादातर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की एक सबसे खास बात यह है कि इनकी पत्तियां मोटी होती हैं, कांटेदार होती है, मोटी होती हैं, और इनकी जड़ें लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें दूर तक जाकर के नमी खींचना होता है और तब नरिश करना पड़ता है, उसकी एक प्रकार से सेवा सत्कार करनी पड़ती है उस जड़ को अपने पेड़ के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए। इसलिए बहुत ही जड़ें नीचे होती हैं और काफी वो नरिश करती हैं अपने पौधों को, जो छोटे होते हैं। बहुत ऊंचे पेड़ नहीं पाए जाते हैं, पौधे नहीं पाए जाते हैं। अब आइए, जब प्राकृतिक वनस्पति ऐसी कमजोर है तो उद्योग धंधे भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, या यूं कहें कि उद्योग धंधों की वहां पर एक तरह से कमी है। लेकिन हम ऐसे नाउम्मीद भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप देखेंगे कि वहां कुछ न कुछ काम हो रहा है। जैसे खनिज पदार्थ के संबंध में हम आपको बताएं, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जानकारी आपको देनी जरूरी है। दो चीजें, एक खनिज, और वो खनिज भी कैसा, मिनरल्स के रूप में, खनिज के रूप में। सोना बहुत ज्यादा पाया जाता है इस ऑस्ट्रेलिया के पास में, इसी मरुस्थलीय भाग में। उसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर कालाहारी के पास में, वहां पर भी सोना मिलता है, लेकिन ज्यादातर थोड़ा नीचे तरफ है दक्षिणी अफ्रीका का। लेकिन और आगे बढ़िए, अटाकामा तांबे की खान है। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण लिक्विड गोल्ड, यानी बहता हुआ सोना, द्रव्य सोना यानी पेट्रोल, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर तेल ना होता तो इस क्षेत्र की कोई अहमियत, इस तरह से कोई इंपॉर्टेंस या महत्व नहीं होता। केवल भौगोलिक दशाओं को जानने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन हम इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि ये उन क्षेत्रों को सम्मिलित करता है जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को और पॉलिटिक्स को, उसकी राजनीति को कंट्रोल करता है। दिस इज फैंटास्टिक पॉइंट, यू शुड रिमेंबर इट। आपको इस पॉइंट को याद करना चाहिए कि अगर इस सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश में या फिर उष्ण मरुस्थलीय भाग में, अगर इस अरेबियन देश या फिर हमारे पश्चिम एशिया का वो देश नहीं होते और वहां पर तेल नहीं होता, तो ये
कुछ नहीं होता। लेकिन आज देखिए पूरे विश्व में, अगर आप देखें, इधर देखिए, इस पूरे अरब प्रायद्वीप पर अमन है। देखिए इधर से ऊपर से जाइए, अगर आप देखें तो उधर आपको कुछ चीजें ऐसे समझ में आएंगी कि केवल अरब प्रायद्वीप जैसा दिखता है, लेकिन अरब है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, फिर उसके बाद आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे आइए, बहरीन है, मस्कत है, दुबई है। ये बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां तेल बहता रहता है। बहने का मतलब अबेंडेंट, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। और यही वजह है, आप जानते हैं, इन देशों के पास न इनकी आर्मी बहुत तगड़ी है, न इनके पास साइंटिफिक डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास लिक्विड गोल्ड है, बहता हुआ सोना, और वही तेल जिससे पूरी दुनिया, पूरा संसार इस वक्त पॉलिटिक्स में छुपा पड़ा है, उसमें रंग समझा गया है। तो पूरे विश्व की पॉलिटिक्स, सही बात तो है कि पश्चिमी एशिया का निर्णय क्या होता है, वो कैसा रहता है, कैसे लोग वहां पर रह करके अपने रणनीति अपनाते हैं, इन सब पर डिपेंड करता है कि पूरा विश्व कैसे हो। आप सुन करके ताज्जुब आपको होगा, आप हैरान हो जाएंगे कि छोटे छोटे जगह को लेकर के अमेरिका है, रूस है, चीन है, या फिर अन्य देशों के मध्य मनमुटाव सा होने लगता है। क्यों? इन्हीं देशों के जो तेल का उत्पादन है, तेल का जो प्रोडक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पूरे विश्व की जो राजनीति है आज, इवन हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत भी पेट्रोल के मामले में बहुत धनी नहीं है, हम लोग तो आयात करते हैं तेल का। तो ऐसे में अरबियन कंट्रीज के ऊपर, अरब देशों के ऊपर हमें निर्भर ही होना होता है। और पूरे विश्व का जो ओपेक है, ओपेक जो संगठन है, तेल का प्रोडक्शन करने के लिए, यानी उसका उत्पादन करने के लिए और उसको बेचने के लिए, उसका पैसा निर्धारित करने के लिए, यानी उसका दाम फिक्स करने के लिए, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? इसी पश्चिमी एशिया वाले देशों पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अब थोड़ा थोड़ा अंत की तरफ ले चल रहा हूं। इस पूरे जो आपका उष्णमरुस्थलीय सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश है, उसमें एक प्रकार से उद्योग धंधों के नाम पर रिफाइनरीज हैं, कच्चे तेल को बड़े बड़े जगहों पर उसका भंडारण है। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज और है, हमने खनिज के बारे में बता दिया था आपको, सोना है। और इसी प्रकार अगर भारत के थोड़ा सा हिस्से में आए तो वहां पर थोरियम भी है। इसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं जो राजस्थान के ऊपर साइड में मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि हमारे पूरे इस जलवायु प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण किन किन बातों पर चर्चा रहा, तो हाई टेम्परेचर, लेस रेनफॉल, बहुत ऊंचा तापमान और कम से कम वर्षा, और खनिज पदार्थ बहुत अच्छे ढंग से, और साथ साथ लिक्विड पेट्रोलियम बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे अध्याय को, इस पूरे चैप्टर को याद करना, समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर यहाँ के लोगों को देखें, हालांकि बड़े दूसरे टाइप के लोग हैं यहाँ के, बुशमैन या बद्दू, इन रेगिस्तानों में भटकते रहते हैं, चरवाहों की तरह से वो खानाबदोशों की जिंदगी उनकी होती है। लेकिन जिन जगहों पर कारोबार होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, वो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि उनके फसलों से लेकर के उस जगह अगर फसल नहीं होती है तो उसका बदल, यानी उसको कंपनसेट करते हैं। किससे? वो कर देते हैं दूध उद्योग से, जानवरों से कर देते हैं, उनके खालों से कर देते हैं। और चमड़े का उद्योग
वहां से हो जाता है, क्योंकि वहां पर हालांकि प्योर मरुस्थलीय भाग में नहीं होता है बहुत कुछ, फसलें नहीं होती हैं, लेकिन उससे जस्ट साउथ एरिया में, उसके दक्षिणी भाग में बहुत से पशु पाए जाते हैं। इस प्रकार वहां पर ये बातें देखने को मिलती हैं कि ये उद्योग फल फूल रहा है, साथ साथ खनिज पदार्थ के भी। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आप सबको ये समझाते हुए, बताते हुए मैं आपसे फिर क्वेश्चन भी करूंगा कि इसके अंदर आपने किन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखा है, क्योंकि बहुत सारे अभी हम वीडियोस आपको देते रहेंगे और उसमें आप सब व्हाट्सएप पर और डिफरेंट आप उसके कम्युनिकेशंस से मुझे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं अपनी चीज़ों को, इसलिए आप कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ। और मैं ये समझता हूं कि आज के बाद भी अभी बहुत सारे खूबसूरत, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और आपके ज्ञान के लिए ज्ञानवर्धक टॉपिक्स आने वाले हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, गुड बाय।